शाही जी जो हैं वो बहुत सख्त आदमी हैं और वो जो है अक्सर हम लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, कुछ दिन के लिए फिर पैरोल वगैरह पे छोड़ भी देते हैं। हाँ, तो आज मैं उनके गिरफ्त में हूँ, लेकिन जो भी बात मैं कहूँगा उसमें कोई बहुत तारतम्यता आपको न भी दिखे तो आप उसमें तारतम्यता को निर्मित करने का प्रयास कीजिएगा, उन सूत्रों को जोड़ने का भी प्रयास कीजिएगा। और मेरे लिए ये दोहरी खुशी की बात इसलिए भी है आज यहाँ आना कि जो हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे साथ केवल उसी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, यहाँ तक बात होती तो फिर भी कुछ हमारी आबरू इज्जत बच जाती, लेकिन हम दोनों एक ही हॉस्टल के और एक हॉस्टल के एक ही मंजिल के करीब करीब पड़ोसी रहे हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस शेर से शाही जी ने शुरू किया कि जाके भी देख लिया और न जाके भी देख लिया, लेकिन मोहब्बत टूटती नहीं है, तो आप इस बात पर तो इत्तेफाक रखेंगे, चाहे मेरी किसी और बात पे रखें या न रखें, कि जिस दौर में और जिस समय और जिस उम्र में हम लोग विश्वविद्यालय के पार्ट थे, वो ज़िंदगी के सबसे बेहतर दिन थे। भले आज आप हमको इससे 4 गुना ज़्यादा सैलरी दे दें, पगार दे दें, हमें और भी बहुत तरह के अलंकरणों से विभूषित कर दें, लेकिन जैसे भी थे वो दिन बड़े मजबूत थे। सिर्फ स्मृतियों की बात मैं नहीं कह रहा, वो दिन भी बड़े मजबूत थे। आज जिन बिना पे हम लोग खड़े हैं उसका निर्माण उसी विश्वविद्यालय के दर पे हुआ, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय पे लागू होता है। विश्वविद्यालयों की स्मृतियाँ जीवन भर रह जाती हैं और उसकी छाप आप उन विद्यार्थियों पर जीवन भर देख सकते हैं। ये कहते हुए अब मैं एक दूसरे तरह के पक्ष पे आता हूँ कि दरअसल विश्वविद्यालय होता क्या है। ये जो कुछ आप स्ट्रक्चर देखते हैं, बिल्डिंग ये तो धीरे धीरे बनती हैं। 1-2 पीढ़ियां तो बिना इन सबों के भी विश्वविद्यालय से गुजर जाती हैं। जिसको आज आप BHU समझ रहे हैं, JNU समझ रहे हैं, इसको बनने में 20-30 साल लगे, तो 30 साल में तो 20-30 साल लोग डिग्री प्राप्त करके चले गए दुनिया में अपने को साबित करने के लिए। तो विश्वविद्यालय वस्तुतः इन ईंटें और गाड़ों और इन बिल्डिंगों का नाम नहीं है। विश्वविद्यालय बहुत मुख्तसर शब्दों में, चूँकि विद्यार्थी भी बैठे हैं, ये है सरजमीन इल्म है। एक इल्म की जो प्यास है, इल्म की जो तलाश है, उसकी तलाश की जो जिजीविसा है, वो कहाँ सधे, तो उसके लिए बहुत पुराने समय से, आधुनिक काल के बहुत पहले से, 1000-1200 साल से, 1500 साल से कुछ तय किया गया कि इन लोगों को यहीं पे जोर आजमाइश का मौका दे दिया जाए। बैडमिंटन का कोर्ट होता है, वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, क्रिकेट का मैदान है, फुटबॉल का मैदान, तो ये इल्म है, इल्म का मैदान है। आप यहाँ आइए और उसके बारे में सोचिए, उस पर जोर आजमाइश कीजिए, उसमें दूसरों से अलग हट के कुछ बात कहिए, लोगों को गलत साबित कर दीजिए। एक व्यावहारिक शिष्टाचार के अलावे वहाँ और कोई शिष्टाचार काम नहीं करता। ठीक है, हर इदारा, हर इंस्टीट्यूशन एक समय के संदर्भ में होता है, तो उस समय के शिष्टाचार काम करते हैं
और कुछ ज़्यादा काम नहीं करता है। इसलिए विश्वविद्यालय बड़े खतरनाक भी समझे जाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि युवाओं को एक जगह रखा जाता है। शाही साहब, आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जेल में अनुशासन बहुत मजबूत है, जेल के नियम बड़े सख्त हैं, उसके मैनुअल हैं, है ना। तो ये जो आपके ऑर्डिनेंस होते हैं, ये सब, इनको जेल का नियम लोग समझ लेते हैं, ये नहीं है। ये ऑर्डिनेंस जो बनाए गए हैं, ये विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं इल्म की आग को जलाए रखने के लिए, रोशन रखने के लिए, है ना। उसी में डिग्री विग्री उसके बाय प्रोडक्ट हैं जो हो जाते हैं। जैसे साबुन से हम कपड़ा साफ करते हैं तो कुछ फेन वेन हो जाता है, कुछ गंदगियाँ किनारे हो जाती हैं। तो विश्वविद्यालय को सबसे पहले समझने के पहले ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आधुनिकता के प्रवेश के पहले, दुनिया के आधुनिक फेज में आने के पहले, जिसको आप औद्योगिक आधुनिकता कहते हैं आज की, ये तो 200-300 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है। जो लोग भी थोड़ा बहुत काम चलाऊ इतिहास जानते हैं, पढ़ते हैं, वो ये जानते हैं कि ये इंडस्ट्रियल मॉडर्न सोसाइटी 400 साल, 350 साल, उपनिवेशवाद और ये साम्राज्यवाद, सब ये जो जुड़वा ढेर सारी बहनें हैं, ये सब जो उपक्रम है, ये सब 300-400 साल पुराना है। लेकिन विश्वविद्यालय इन सबसे पुराने हैं। उन्होंने मध्यकाल भी देखा, उन्होंने प्राचीन काल भी। आप जिस विश्वविद्यालय को आज के रूप में देख रहे हैं वो भी 1200 साल पुराने हैं। कैम्ब्रिज ही 1200 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है। ऑक्सफोर्ड भी करीब 13वीं शताब्दी से मान लीजिए तो 800-900 साल पुराना है ना। और ये सब जगह है, सिर्फ यूरोप में नहीं है। इस्लाम के उरूज पर वहाँ के इल्म के लिए जो इदारे बनाए गए, उसका भी बड़ा योगदान रहा, हिंदुस्तान में भी रहा। तो शाही साहब ने सवाल बिल्कुल सही, संपादक आदमी है तो सवाल मजबूती से पकड़ लेते हैं कि अगर जला भी दिया गया तो बनाया क्यों नहीं गया, है ना। ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसका एक आधुनिक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। एग्जैक्ट काम नहीं करेगा लेकिन इससे कुछ बात तो समझ में आएगी। बिहार में 1934 में बहुत भारी भूकंपन, भूचाल आया। वो ऐसा अर्थक्वेक था जिसमें करीब करीब बहुत सारे शहर नष्ट हो गए। जिस शहर से मैं आता हूँ उसमें तो बिल्डिंगें शिनाख्त की हुई थी, गिनी हुई थी कि ये 4 बिल्डिंगें बच गई थी, बाकी सब कुछ। तो वहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व को उसी समय देखा, क्योंकि वो सहानुभूति जताने और कुछ कार्य करने के लोगों को का पुनर्वास हो सके, इसके लिए वहाँ पहुँचे। नेहरू जी पहुँचे, गांधी जी पहुँचे, दुनिया जहान के लोग आए, उसी में सब ने देखा है। तो 1934 में ये जो भूकंप था, इसका केंद्र नेपाल में था और वहाँ से मुजफ्फरपुर होते हुए उसका फॉल्ट लाइन आता था मुंगेर तक। तो मुंगेर नस्ते नाबूद हो गया। मुजफ्फरपुर के आसपास के बड़े इलाके, ये बड़े ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, समस्तीपुर, वहाँ पर इसको जो आप पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज कहते हैं, पूसा नाम से जो आप जानते हैं, एग्रीकल्चर का बड़ा केंद्र है। तो उस समय भी वहाँ पूसा का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर को समर्पित संस्थान होता था, अंग्रेजों का इम्पीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, उसका दर्जा करीब करीब यूनिवर्सिटी का था। तो भूकंप में वो नस्ते नाबूद हो गया, समाप्त हो गया। तो ये हुआ कि भाई इसका क्या किया जाए, ये तो राष्ट्रीय संस्थान है, इम्पीरियल, अंग्रेजों का एकदम पूरा मेन एग्रीकल्चर का संस्थान है। तो हुआ कि इसको कुछ दिन के लिए दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए, फिर यहाँ पे पुनर्निर्माण किया जाएगा, फिर वापस ले आएंगे। तो दिल्ली चला गया वो 35-36 में। तो जो आप दिल्ली में पूसा रोड में जाते हैं, और आप लोग गए होंगे, पूसा रोड में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उसके अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी बना हुआ, वहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI भी बना हुआ है। आप यहाँ एग्रीकल्चर वालों से पूछिए, उनके लिए वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। तो इंस्टीट्यूशन मिट गया। इंस्टीट्यूशन के मिटने से एक नहीं 2-2 इंस्टीट्यूशन बन गए।
एक तो वहां बन गया काम चलाओ, तो जब वहां बन गया तो लोगों ने कहा कि अब जब यहां बन गया है तो इसको मिटाएंगे क्यों, बिहार में जो बनाएंगे दोबारा उसको कुछ और नाम दे देंगे। तो बाद में कालांतर में वो बिहार वाला पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन के रह गया, और जहां शिफ्ट किया गया था वो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया, और उस रोड का नाम पूसा रोड हो गया। तो अक्सर मैं जब वहाँ जाता हूँ तो लोगों को याद दिलाता हूँ कि देखिए ये बिहारी किस्म का रोड है, ये वहाँ भूकंप नहीं आता तो आपके यहाँ नहीं बनता। और आप जब उसमें घुसेंगे उस कैंपस में तो कई इंस्टीट्यूशन अब उसमें हैं। उसमें पहले निस्टैड्स होता था, IRI है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, वो इंस्टीट्यूशनों का पूरा समुच है। तो जो आप मिटने और बनने की बात कहे वो बिल्कुल माकूल सवाल है कि किसी ने मिटा दिया, लेकिन बनाने वाले तो थे, उन्होंने बनाया क्यों नहीं, ये बात है ना। तो ये कहते रहना कि मिटा दिया ये आधी कहानी है, बनाया क्यों नहीं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है, बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो हिंदुस्तान में विश्वविद्यालयों का, जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं, उसका आगमन भी उपनिवेशवाद के ही समय हुआ। आपके विश्वविद्यालय, ये जो आधुनिक विश्वविद्यालय का फॉर्म है, इसमें नहीं होते थे। गुरुकुल सिस्टम की बड़ी योग्यताएं हैं, उसकी बड़ी मजबूत उसके पहलू हैं, लेकिन उसके कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिसको समझना चाहिए। गुरु के घर में आखिर रह भी सकते हो तो कितने लोग रह सकते हैं। एक वो शहर जैसा होता था, तक्षशिला का भी यही तस्वुर कि 10-20 हजार गुरु रहते थे एक भौगोलिक एरिया में, जहां पर लाखों लोग अलग अलग जगह से गुरुओं के नाम से उनको खोज के पहुंचते थे और उनका शिल्प कौशल उनसे सीखते थे, है ना। देखिए हिंदुस्तानी में शब्द मजबूत है, इल्म और फन, है ना, इसी की उपासना करने जाते थे। वो आप कौशल वौशल सब चलाते रहेंगे ना, लेकिन वो काम नहीं बनता। यहाँ दो ही शब्द से है ना, नॉलेज एंड स्किल, ट्रांसलेशन मजबूत है, इल्म और फन। अब स्किल गजल कहने का हो या स्किल पेंटिंग का हो या स्किल कांटी ठोकने का हो, वो स्किल है। और फन बिना इल्म के नहीं हो सकता। आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास फन है तो उसके बेस में कोई इल्म होना चाहिए। तो नॉलेज एंड स्किल दोनों होता है, खाली स्किल नहीं होता है। इन लोगों ने बता दिया ये बढ़ी है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इससे मूर्खतापूर्ण वाक्य नहीं हो सकता। वो कैसे नहीं पढ़ा लिखा हो सकता है? तो ये दुनिया की चीजें को जोड़ सकता है, उनको आपके लायक बना सकता है। आप तो किसी लायक नहीं, आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा नहीं। यहीं से आता है उपमा जो प्रधान जी पहले दिन कह रहे थे, हेड एंड हार्ट। काम दोनों को करना था, लेकिन आपने उसको विखंडित कर दिया। तो हुआ ये, उपनिवेशवाद के समय जो यहाँ विश्वविद्यालय बने, उन्होंने इस विखंडित प्रक्रिया को और तेज किया, बढ़ाया। होना ये चाहिए था कि आपको इसकी समझ होनी चाहिए थी कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको दुरुस्त करना है, बाकी जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है वो स्वागत योग्य है। क्योंकि आप गुरुकुल सिस्टम से अपने देश के, देखिए जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आया तो क्या हुआ, दो चीज़ की आवश्यकता बढ़ गई, फन की और इल्म की। आपका लेबर को भी नॉलेज होना चाहिए, उसको उत्पादन में अगर कोई रोल प्ले करना है तो उसके पास ज्ञान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, और उसके पास नॉलेज बेस्ड स्किल होना चाहिए। और ये बढ़ता जा रहा है। आप अपने जीवन में देखे होंगे, हम ये देखते थे कि 35 तरह का आड़ी लेके आते थे बढ़ई घर में काम करने। अब जो है वो एक आड़ी लेके आते हैं और एक प्लग लगाते हैं और यहाँ से ब्लेड बदलते रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपका ये मामला तो बड़ा दुरुस्त है, ये उसी तरह का है जैसे 10-20 तरह का सेव करना हो तो एक ही में ब्लेड अलग अलग करके काम किया जा सके। तो अब देखिए उनका टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो उनके इल्म में बदलाव होगा,
उनके फन में अंतर परिवर्तन होगा। ये जो आधुनिकता का तेज गति से फन और इल्म का जो डायलॉग है, उस संवाद में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया सिखाया जा सकता था। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ के ज्ञान को कुछ वो किताबी ज्ञान टाइप का अलग से ज्ञान बता के ये जो संवाद था इल्म और फन का, इसको ही खंडित कर दिया। अब जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत कठिनाई हो रही है। आपकी परंपरा सिर्फ स्मृति में है, वो अभी के यथार्थ से संवाद नहीं कर पा रही है, और संवाद करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो बुनावट चाहिए, वो बुनावट आपके पास विश्वविद्यालय परिवेश में हैं, लेकिन पूरी तरह से कारगर नहीं है। ये दो तीन बातें स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए सर, ये कहना कि शिक्षा पर रोजगार का दबाव बढ़ता जा रहा है, हो ये रहा है कि शिक्षा ऐसी मिल रही है कि आप रोजगार पाने लायक नहीं रह रहे हैं। तो जब आप रोजगार पाने लायक नहीं हैं, तो दबाव शिक्षा पर ही नहीं, दबाव परिवार पर, दबाव अपने कलेजे पर, दबाव पड़ोसी पर, दबाव समाज पर, बेरोजगारों का दबाव तो सब पे बढ़ता जा रहा है। कोई देश शिक्षित होकर पूरी तरह बेरोजगार कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभास है अपने आप में, ये नहीं संभव है। वो शिक्षित है तो वो कोई ना कोई, उसको नौकरी खाली देने की बात नहीं है, वो कोई ना कोई भूमिका इस व्यापक आर्थिक संरचना और परिवेश में ढूंढ लेगा। उसमें कुछ असफलताएं होंगी, लेकिन वो सफलताएं इतनी बड़ी नहीं होंगी कि ऐसा दबाव और भार महसूस हो, जिसका अक्सर संज्ञान जानबूझकर शाही साहब कराते रहते हैं। फिराक का बहुत खूबसूरत शेर है सर, कि क्या है कि तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार, कुछ ऐसे ही है। मैं पहला वो भूल गया हूँ। तो ये दिल फरेब इसलिए है कि आपको मोहब्बत करना सिखाया नहीं गया, तो अब तो दिल फरेबी से ही काम चलाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ये बैकग्राउंड में इसलिए दे रहा हूँ कि विश्वविद्यालय को अप्रिशिएट करने के लिए इसको ठीक से समझना होगा। मूलतः विश्वविद्यालय दो ही काम के लिए बनाए गए हैं, फन और इल्म पैदा करने, रियाज करने और लोगों को उससे, अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेक्ट करने, यानी उसकी लत लगाने के लिए, कि कल होके जब यहाँ से निकल के जाए तो वो कुछ बन सकता है, अपना रोल जहाँ भी ढूंढे, लेकिन ये चीज़ें जो उसको बताई गई हैं इसका वो निर्वाह करता रहे, वो इल्म में कुछ न कुछ जोड़ता घटाता रहे, इल्म से जो उसको रोशनी मिली है उस रोशनी को हर चीज़ पर डालता रहे, देखता रहे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ को बियॉन्ड ए पॉइंट, एक सीमा के बाद आप फॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं। हर राष्ट्र राज्य ये चाहता है कि हम उसको फॉर्मलाइज कर लें, लेकिन आप उसको कंप्लीटली फॉर्मलाइज नहीं कर सकते। उसका पूरी तरह फॉर्मल स्ट्रक्चर आप 100% बना लें, ये संभव नहीं हो पाया। इस वजह से हर यूनिवर्सिटी में आज फॉर्मलाइजेशन चरम पे है, फिर भी लोगों को विजिटिंग प्रोफेसर बनाना पड़ता है कि वो आए, कभी कभी आए, आप आए तो सही, समझ रहे हैं सर। आप कहें कि कोई यूनिवर्सिटी कह दे कि नहीं मैं विजिटिंग, ये सब गलत बात है, हटाओ ये सब, ऐसा नहीं कह सकते। आप आए तो सुकून, ना आए तो सुकून। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का हाल है, दर्द में दर्द का एहसास कहाँ होता है।
ठीक है, वो एक बूंद ही साबित होते हैं। कोई विजिटिंग प्रोफेसर आके कोई बहुत बड़ा परिवेश नहीं बदल देता, लेकिन एक हवा का झोंका आता है, एक नए ज्ञान की श्रृंखला, एक नई रोशनी, एक नया विचार। इसके बिना विश्वविद्यालय कुछ नहीं है। हुआ ये कि इस पूरे चीज़ों से उपनिवेश ने जो विश्वविद्यालयों की निर्मित की, उसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया। अब बनने के बाद फिर हम उसमें कई प्रकार की सोपानबद्धता लाने लगे। हमने उसमें राज्य का यूनिवर्सिटी, तो केंद्र का यूनिवर्सिटी, तो फलाना यूनिवर्सिटी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये 50 तरह के प्रशासनिक। ठीक है, आपको प्रशासन के लिए इन वर्गीकरण की जरूरत है, ढांचों की जरूरत है, तो करें, लेकिन ये ना भूलें कि वर्गीकरण चाहे उसका जैसे कर लें, उसका मूल उद्देश्य इल्म और फन का रियाज है, इल्म और फन को पैदा करना है। आप जैसे कर लें, आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाएं, वार्षिक पढ़ाएं, पंचम वार्षिक पढ़ाएं, आप जो करें। अब बात को समझिए। इसीलिए मॉडल्स हजार हैं, हजार तरह के मॉडल्स हैं यूनिवर्सिटी के। तो मॉडल्स से हमें यूनिवर्सिटी को मेन पर्पस को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये डिफरेंट तरह के मॉडल्स इसलिए हैं कि हो सकता है अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ज्ञान की श्रृंखलाओं में शायद पहले वाला मॉडल काम न कर रहा हो, तो एक दूसरे, इसलिए एक विश्वविद्यालय के अंदर कई तरह के मॉडलों के एक साथ रहने की पूरी गुंजाइश होती है, और उसकी गुंजाइश बनाए रखना विश्वविद्यालय परिवेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब अगर संगीत को सेमेस्टर सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, और संगीत को उस तरह की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है जिस तरह की परीक्षा हिंदी साहित्य में होती है, या भौतिक विज्ञान को, देखिए मैडम केमिस्ट्री को उस तरह की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है जिस तरह की परीक्षा आप फाइन आर्ट्स के किसी चीज में लेना चाहते हो। तो आप परीक्षा की अनेकों पद्धतियां रखिए विश्वविद्यालय का काम तो यह है कि उसने उस इल्म को सीखा कि नहीं, इल्म का रियाज ठीक से किया, इसका प्रमाण है कि इल्म को सीखा। और फन, उसका हुनर, वो लेके जब गेट के बाहर गया तो उसने उस हुनर के बलबूते अपने को भी खड़ा किया, और जिसके सामने हुनर का मुजाहरा किया वो भी ये हुआ कि हाँ भाई, इनको मालूम है ये काम, ये कर सकते हैं इसका। तो ये जो सारे जो डिफरेंसेस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिस दैट, ये ह्यूरिस्टिक हैं, बनाए हुए हैं कुछ बात को प्रशासनिक रूप से ठीक से चलाने के लिए ये सब किए गए। इसको दिया हुआ यथार्थ या जो यूनिवर्सिटी का पर्पस है उसका पर्याय मान लेना बहुत भ्रामक होगा। ठीक है, प्रधान जी ने जो पहले दिन बहुत सारी बातें विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर के हवाले से कही, अगर आप उन पर पुनर्दृष्टि डालें तो आपको साफ होगा कि ये लोग इसी इल्म और फन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसका संवाद कैसे कायम रखा जाए, इसी पर जोर दे रहे थे। प्रकृति के पास रहने से वो होगा, कि यात्रा करने से होगा, कि 8 महीने रियाज करने से होगा, कि सिर के बल चलने से होगा, जिससे हो। और दूसरी चीज है कि विश्वविद्यालय युवा संगठन होता है, और यौवन का मतलब ही फॉर्मेलिटी के बियॉन्ड, यौवन डिफाइन ही होता है फॉर्मेलिटी, या दाएं जाने पर या बाएं जाने पर। आप समझ रहे हैं ना? अब जिस आंख को शर्माना चाहिए उसकी आंखें चमक उठी, ये यूनिवर्सिटी में होगा ना। हमने अपने विद्यार्थी को कहा कि तुमको शर्म नहीं आ रही है, तो बोला हाँ सर आ तो रही है, लेकिन देखिए इसमें एक बात ये भी है,
हाँ, ये बात तो है, सही है। ये यूनिवर्सिटी में हो सकता है, ये दफ्तर में नहीं हो सकता। इसलिए कई तरह की, ये शोध से भी पाया गया, कई तरह की जो ट्रेनिंग है उसको इंस्टीट्यूट से या सरकारी निज़ाम के दायरे से बाहर लाके जब तक आप उसको विश्वविद्यालय के परिवेश में नहीं व्यवस्थित करेंगे, आप देखेंगे कि वो बहुत अधूरे किस्म का हुनर पैदा करता है। क्योंकि वहाँ तो उसको सवाल पूछना नहीं है, पूछ नहीं सकता। वहाँ कई बंदिशें हैं, वो बंदिशें यहाँ टूट जाती हैं। यहाँ सिर्फ शिष्टाचार की बंदिश है, और बाकी जो बंदिश है वो रियाज की बंदिश है कि आप कैसे रिया, वो मानक तय होना चाहिए, उस पर खड़े उतरना है। ये गुरुकुल में भी था, अब भी है। संस्कृत में परंपरा थी कि गुरुओं के हिसाब से लोग श्लोक बनाते थे, कई बार नकल में बता देते थे कि ये फलाने का है, भर्तृहरि ने ऐसा लिखा, तुक बैठा के बता दिए। तो अगर गुरु को लग गया कि अरे इसने नकल मारी है, लेकिन नकल ऐसा मारा है कि हमें नए का एहसास हो गया, इसका माने हुनर पक्का होने लगा है, बोले अब बाहर जाओ, अब ये चुनौती छोटी पड़ गई, अब बाहर जाओ। तो यूनिवर्सिटी आपको दुनिया में चुनौतियों के लिए तैयार करती है। उन चुनौतियों में से एक छोटी चुनौती रोजगार की भी है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक छोटी चुनौती रोजगार की भी है, लेकिन वही परम चुनौती नहीं है। ये जो हाहाकार आप देख रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, इतना प्लेसमेंट हो गया, ऐसा विश्वविद्यालय प्लेसमेंट के लिए बना नहीं था, ये सही है। विश्वविद्यालय काम प्लेसमेंट करना नहीं है। आप उन लोगों का क्या करेंगे जो विश्वविद्यालय में पढ़ के वैरागी हो गए? अब बताइए। मैंने एक बार मजाक कर लिया था सर यहाँ रामकृष्ण मिशन वालों से कि आप लोग प्लेसमेंट से क्यों नहीं लाते स्वामी जी वगैरह, तो हम नाराज हो गए हम पे, बोले आप आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलता है। बोले भाई आज का आधुनिक तरीका यही है कि आप अब आपकी प्लेसमेंट, हम प्लेस्ड होना चाहते हैं, अगर संन्यास लेना चाहते हैं, फिर शाही जी क्या और फिर सरफराज जी क्या, मैं तो दोनों को ठेंगा दिखा के चला जाऊंगा। अब भी चले जाते हैं लोग। तो विश्वविद्यालय साधु, सन्यासी, डॉक्टर, इंजीनियर, संगीतकार, नृत्यकार, बेरोजगार, सबको पैदा करने की जगह होती है। सब में कॉमन डिनोमिनेटर यही है कि इल्म और फन का रियाज किया। हमने इल्म और फन का रियाज किया। मेरी मानसिक प्रकृति ऐसी है कि मैं आपकी कोई बात ना सुनूं तो मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरा इल्म और फन बहुत जबरदस्त, आप रखिए अपने पास अपनी तनख्वाह वनख्वाह जो भी रखिए। और ऐसे एग्जाम्पल ढेर सारे। तो विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य को देखने का आपको एक नजरिया, ये इनफॉर्मल नजरिया है कि कितने सिरफिरे दिन भर में आपको मिलते हैं। अगर मिले तो आप समझिए कि ठीक कारोबार गुलशन का चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भाई रियाज करने में गड़बड़ी हो सकती है, हो गई है, फिर पटरी पे आ सकती है, फिर जा सकती है, उतर सकती है, इसमें कोई। विश्वविद्यालय बड़े दीर्घकाल वाले संस्थान हैं, इसलिए वो जो छोटा सा आपसे निवेदन मैंने यही किया था, राष्ट्र राज्य भी आपका, जिसको नेशन स्टेट, जिसके नाम पे आप सब कुछ करने को आज तैयार हैं, वो भी 200-250 साल पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं है। 300 साल पुराना ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 400 साल पुराना है, ठीक है ना। इसके पहले एम्पायर्स थे, दूसरा उनका नेचर दूसरा था, लेकिन विश्वविद्यालय तब भी थे, विश्वविद्यालय अब भी है। इन्होंने तो उसमें बहुत, जो यूरोप ने तो पूरा विश्वविद्यालय के लड़कों को बोला कंस्क्रिप्शन में जाओ, कंपलसरी है तुम्हारा सेना में जाना, 1.5 साल 2 साल करके आओ। वो करके भी आए तो सिर फिरे रह गए। आप देखिए वहां तो भेजा गया, कॉलेज के दौरान ही भेजा गया, सेना में काम करके आओ 2 साल, वो काम भी करके आए, लेकिन विश्वविद्यालय में आए, फिर ज्ञान की बात पढ़े, फिर सिर फिरा रह गया। और अगर सिर ठीक से फिर गया होता तो प्रथम विश्व युद्ध का तो मैं नहीं कह सकता, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। विश्वविद्यालयों ने, मेरी हाइपोथेसिस है सर, विश्वविद्यालयों ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में। नहीं तो इतनी सरफिरी बातें लोगों के दिमाग में कैसे कोई उतार पाता, आप ही बताइए। अब शाही जी जर्मनी चले गए,
वहाँ भी भाषण वासन कर दिए। मैं इनसे नहीं कह सकता कि इनको भूटान चले जाना चाहिए था, बर्मा चले जाना चाहिए, कुछ और सीखने को मिलता है। मेरी बात सुनते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना भाई। आप बर्मा जाते तो आपको पता चलता ये दूसरी दुनिया। वो तो वहाँ फेल हो गए थे, अब पास होने पर वो लोग पीस वीस कर रहे हैं, है ना। मुद्दा ये था कि विश्वविद्यालय में, प्रहसन में कह रहा हूँ, लेकिन आप इसकी गहराई को समझें कि विश्वविद्यालय पे बोझ इसलिए आपको दिख रहा है रोजगार का, क्योंकि विश्वविद्यालय इल्म और फन से नजरें बचा रहा है। नहीं तो इतना दबाव नहीं दिखता, बहुत आंशिक दबाव आपको दिखता। वो नैसर्गिक है जो आंशिक दबाव है। भाई कोई इंस्टीट्यूशन है, उससे लड़के निकलते हैं, हुनरमंद होते हुए भी अगर दुनिया से तारतम्य नहीं बिठा पाते हैं तो आप उनको आंशिक रूप से ही सही असफलता की कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वहां तक तो ठीक, लेकिन बड़े पैमाने पे जो प्लेसमेंट का धंधा चल रहा है, शाही साहब, अभी किसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का कुलपति बनना स्वीकार किया। इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं किसी पर्पस से, कि कोई खास पर्पस है, किसी एक कौशल में आपको प्रवीण कर देना। विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं कि वैसे वैसे हजार कौशल विश्वविद्यालय में प्रवीण होने के लिए होते हैं। उन कौशलों से गुजरते हुए आप रास्ता बदल के किसी और कौशल में भी जा सकते हैं। विश्वविद्यालय की शोभा यही है। आप मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, आप समझ गए कि ये मेरे काम की बात नहीं है, मेरी प्रकृति की बात नहीं है। ज्ञान इल्म से तो मेरी मोहब्बत है, लेकिन इससे नहीं है, इस तरह के इल्म से नहीं है। हमको दूसरे तरह के इल्म में रस दिख रहा है। तो आप मेडिकल साइंस से हो सकता है संस्कृत पढ़ने लगे, आप संस्कृत से हो सकता है आयुर्वेद पढ़ने लगे। ये फॉर्मली भी हो सकता है, इनफॉर्मली भी हो सकता है। आप एक चीज को छोड़ के दूसरे चीज का रियाज करने लगे, फॉर्मली आप उसमें नामांकन करा लें, एडमिशन ले लें। इनफॉर्मली भी विश्वविद्यालय के परिवेश में वो संभव है कि हम, सरफराज साहब अरबी के विद्वान हैं, हम भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं, सरफराज साहब मेरे रूममेट हैं, तो भौतिक शास्त्र तो हम कम पढ़ पाए, हम अरबी के विद्वान हो गए। सरफराज साहब ने बेवजह एक और कोट अनकोट उसकी जरूरत ने रकीब पैदा कर दिया। ठीक है ना भाई, ये तो बन नहीं सकते थे फिजिसिस्ट, इन्होंने एक अरबी विद्वान पैदा कर। ये सब घटनाएं, दुर्घटनाएं विश्वविद्यालय में हजारों होती थी। कोई बीएससी ऑनर्स कर रहा है और उसके बाद दर्शन शास्त्र में एमए कर लिया, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उसने बहुत कुछ किया। ये इंस्टीट्यूट में संभव नहीं है। तो रामकृष्ण मिशन की तरह मैंने एक सवाल पूछा कि आप मेडिकल कॉलेज को अगर यूनिवर्सिटी में न रख के कहीं बाहर रखेंगे और मेडिकल कॉलेज का लड़के का सिर फिर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? भाई यहाँ तो वो रुइया हॉस्टल से चल के बिरला हॉस्टल चला जाएगा, बोलेगा जरा प्रेमचंद का उपन्यास कोई दे दो, या उसको दे देगा, लोग कोई दे देंगे, पढ़ लो इसको, हो सकता है वो बच जाए। वहाँ कहाँ जाएगा? यानी आप एक बड़े उद्यान को एक छोटी सी क्यारी में बदल दें और गुणवत्ता के नाम पर कहें कि यही क्यारी उद्यान है, ये भ्रामकता है, ये मेरे विचार से मूर्खता है। आप समझ? तो ये सब मैंने बड़ा एक प्रहसन के रूप में इसलिए कहा कि बड़े बड़े लोगों का नाम लेके क्या फायदा, कि किन्होंने क्या कहा। भाई पूछना चाहिए। आज का अगर वक्त होता तो आप मान लें हमसे कि लोग ये पूछते कि जब तुम खुदे ने यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हो? रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछते लोग। बताइए साहब, उनके पास तो फॉर्मल यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, एपीआई स्कोर था उनके पास। बताइए, उनकी कविता पे एपीआई स्कोर छाट देते, सब भगा देते। आप इसकी गहराई को समझिए। तो जो वाइडर पर्पस है इल्म और फन, इसी से विश्वविद्यालय का एक विश्वास है, उसकी एक प्राथमिक प्रतिज्ञा है कि इसी इल्म और फन से मानव का और मानव समाज का निर्माण हो सकता है, उसका परिष्कार हो सकता है।
ये एक बेसिक हाइपोथेसिस है यूनिवर्सिटी के बेस के नीचे कि हम आखिर कैसे करेंगे। अलग अलग हमको ज्ञान की श्रृंखला चाहिए, उसमें अलग अलग परिस्थितियों में कैसे ज्ञान का हम उत्पादन करें, रियाज करें, तो किसके लिए करें। तो ह्यूमन बीइंग सेंटर में है। तो यानी क्या हुआ, तार्किक रूप से देखिए कि 1000 साल 2000 साल का ये जो सभ्यतात्मक यात्रा है हमारी, जो हमारी सिविलाइजेशनल जर्नी है, उस जर्नी में सबसे ह्यूमनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है। ह्यूमनिस्ट का मतलब निरीह नहीं, ह्यूमनिस्ट का मतलब मानवीयता के प्रति सबसे ज़्यादा जागरूक ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो यूनिवर्सिटी है। आप चाहें तो इसको 20 तर्कों से और 20 कसौटियों पे कस के देखें। यही वो यौवन से भरा समूह है जो बड़े से बड़े सत्ता को भी सत्य का भान करा सकता है और सत्य की तरफ इंगित कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां अंदर इसी पर सारा कुछ कसा जाता है। आप देखिए, अगर किसी देश के नेतृत्व को परखना हो तो देखिए कि वो कितना सहज है यूनिवर्सिटी में जाकर। अगर वो सहज असहज है, अगर वो प्रोटोकॉल में फंसा है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि वो फॉर्मलाइज, बियॉन्ड फॉर्मलाइजेशन फॉर्मलाइज हो चुका है, फॉसिलाइज हो चुका है। क्योंकि जब वो आएगा यौवन लड़कों के बीच तो वो बोलेंगे, 10 तरह की बात करते हैं, बड़ा आनंद आता है उनसे बात करने में। ऐसी क्या बात है। इसीलिए उपनिवेश का संदर्भ तो मैं बार बार इसको इस तरह से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत समय के संदर्भ में अलग अलग उपनिवेशवाद के समय और स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस तरह से बात में वो बड़ा ही फॉर्मल और नीरस होता है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के समय आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों ने बड़ी भूमिका निभाई, बड़ी वैचारिक भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन की जो वैचारिकी है उसका संवाहक ही विश्वविद्यालय रहा। प्रधान जी ने कहा कि शायद कोई एक विश्वविद्यालय था जो विद्यार्थियों ने बना दिया। ज़्यादातर जो विद्यापीठ बने गांधी के, वो विद्यार्थियों ने ही बनाया। उसमें कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, शुरू में कुछ भी नहीं था। कुछ धन जमा किया गया, कुछ जमीन वमीन दिया, बोले इसमें रहिए करिए। तो देखिए वहाँ ऋषभ बैठा हुआ, कितनी बार काशी विद्यापीठ बंद हुआ होगा जी उस जमाने में। 4 बार बंद होके वो यूनिवर्सिटी सर फिर खुल जाता था। 1-1.5 साल वो लोग चले जाते थे देश सेवा में, फिर लौट के फिर कानून करने लगते थे। आपको याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों ने कहा कि हम आपकी डिग्री को मान्यता नहीं देंगे। इसी शहर की 2 विश्वविद्यालयों की बात कह रहा हूँ, उसकी डिग्री को मान्यता नहीं थी 30 साल तक। फिर भी उसके फन हुनर लेके उसके विद्यार्थी गए। आप कह दें कि पहला 40 साल विफल रहा है, रोजगार के मोर्चे पर भी विफल नहीं रहा है काशी विद्यापीठ। आप प्रमाणित कर दें, मैं आपसे बहस करने को तैयार हूं। उनकी डिग्री को सरकारी ने मान्यता नहीं दी, बोले कोई बात नहीं, हम इल्म और हुनर और अपनी जिजीविका और प्रतिज्ञा और इस पे जो मेरा अवलंब है उसको लेके दुनिया में हम कर लेंगे जो करना है। ये विश्वास तो साहब घनघोर बेरोजगारी के दौर में था। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे 20 उदाहरण है सर। तो हजारों मॉडल्स बने हिंदुस्तान में विश्वविद्यालयों के, और मैं बड़ा आशावादी हूं। मेरा ये मानना है कि और भी बनते रहें। इन सब बातों के बाद एक बात और कहना चाहता हूं सर, अनुमति है ना? राष्ट्र राज्य की तरह आप हमसे बहस कर सकते हैं। धर्म तो बहुत पुराना संगठन है, कोई भी धर्म हो, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट का बड़ा नायाब एग्जाम्पल है धर्म। हर धर्म को एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, बहुत जमाने से। इस्लाम तो भयंकर, क्रिश्चियनिटी उससे भयंकर, हिंदुइज्म में भी हजारों बौद्ध संघ, जैन मंदिरों का भी अपना एडमिशन है।
विश्वविद्यालय, लेकिन देखिए इन सबको बहुत पैसा रहा, इन सभी संघों को, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पैसा रहा, लेकिन आज भी वो यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करके अगर यूनिवर्सिटी को फॉर्मेलाइज करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। कुछ चर्चेस के यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ही हैं। है क्या कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का अनुशासन है वो ये रोज के रोज इल्म पैदा करने और रोज के रोज फन में वार्निश मारने की अनुमति नहीं देता। तो ये भी सभ्यता मूलक एक बात है कि धार्मिक संगठन भी विश्वविद्यालयों के फॉर्मल स्ट्रक्चर के विदिन जो इनफॉर्मेलिटी है उसकी इजाजत नहीं दे पाते हैं। इसीलिए उनके पास धर्म तो है, संगठन भी है, पैसा भी है, लोग भी हैं, यौवन वाले लोग भी हैं, युवा भी हैं, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं बना पाते। मूलतः काम भी उनका टीचिंग का ही है। वो पढ़ाते हैं, धर्म उपदेश देते हैं, उसमें प्रवीण बनाते हैं लोगों को, धार्मिक किताबें पढ़ाते हैं। अब विश्वविद्यालय का जो रूट में, जो उसकी जड़ में है, वो सवाल करेंगे मानव के लिए धर्म जरूरी है कि नहीं। अब पहले ही थी मैं वो धराशायी हो जाएगा ना भाई। अब जरूरी है कि नहीं, इस पर बात शुरू हो गई। ये बाइबल असली है कि नहीं, ये 14वीं शताब्दी की भाषा को दर्शाता है, ये सब तो क्लास वाली क्वेश्चन है। हम तो मूल क्वेश्चन पे जा नहीं रहे हैं। ये कौन बर्दाश्त करेगा भाई? इसके लिए बहुत कलेजा चाहिए कि आपने किसी स्थापना को न केवल स्थापित किया बल्कि उसको जिया, उसके पक्ष में प्रमाण जुटाए। लेकिन आप ही के जीवन काल में 30 साल बाद आप ही के विद्यार्थियों ने उस स्थापना को खंडित कर दिया, तो भाई इसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारे इतिहास में एक टर्म चलता है, रिविजनिस्ट हिस्टोरियन। देखिए वो सौरभ जी ऐसा अंग्रेजी बोल के हमको डराते रहते हैं। मैंने रिवीजन की जरूरत पड़ी ना सर, रिवाइज करना पड़ रहा है ज्ञान को, तो वहां तो ज्ञान निरंतर प्रवाह है। वहां ज्ञान ताबीज में बांधा नहीं जा सकता, वहां ज्ञान किसी चीज में, कैप्सूल में बंद नहीं हो सकता। ये सब कहाँ होता है? ये सब विश्वविद्यालय में होता है। इसीलिए शाही साहब उस दिन प्रधान जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि जिस किसी सिरफिरे ने कल्पना में ही विश्वविद्यालय इसको कहा, इससे बेहतर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब दुनिया पर ये कितनी बड़ी लानत हो गई है, ये एक तरह से तोहमत है। आप कितने बड़े भी तानाशाह हों, आपको यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ही कहना पड़ेगा, यानी विश्वविद्यालय कहना पड़ेगा। आप बड़े संकीर्ण दिल आदमी हो, आप सोचते हो कि भाई श्रीलंका के लोग, उनको तो जीने का अधिकार नहीं है, मान लीजिए ऐसा सोचते हो। मान लीजिए आप सोचते हो कि शाही जी को जीने का, लेकिन शाही जी ने एक अच्छी कविता लिख दी जो दूसरे लोग गुनगुना रहे हैं। अब आप शाही जी को मारते रहिए, विश्वविद्यालय में जिंदा रहेंगे। मेरी तो ये भी स्थापना है, ये प्रहसन के लिए कह रहा हूँ, कि शाही जी ने सोचा कि बाकी चीज़ छोड़ दिया जाए, जो मेरी कविता है वही जिंदा रहेंगे, तो इसीलिए उन्होंने दामन उसका कस के पकड़ लिया, बाकी तो विश्वविद्यालय छोड़ दिया। ठीक है, हमें भेज देते हैं कई बार ऐसी कविताएं कि आप एक हाई टेंशन वायर हैं तो वो भाई देखिए, मैं अपने रूप विन्यास में जैसा भी हो गया हूँ, मेरा मन अभी भी विश्वविद्यालय ही है, वो भटकता रहता है ना। देखिए ये अनायास नहीं होता, शब्दों को जो गढ़ा जाता है उसके पीछे पूरी उसका एक उसका संदर्भ होता है। उसके आप विश्वविद्यालय में क्या कहते हैं? माय अल्मा मैटर कहते हैं ना भाई, वो ग्रीक लैटिन जो भी कहते हो, अल्मा मैटर कहते हैं ना। मेरी अल्मा मैटर ये है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो अल्मा मैटर रफली माँ है, उसी का ये ग्रीक लैटिन है। तो माँ सिर्फ आपको रोजगार के लिए नहीं पढ़ाती है, माँ आपको जिंदगी में नैतिकता से खड़े होने के लिए, जिंदगी का सामना करने के लिए, उसकी चुनौतियों से रूबरू होने के लिए तैयार करती है।
पढ़ाती नहीं, तैयार करती है। ठीक है, तो विश्वविद्यालयों का रोल जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी युवाओं को तैयार करना होता है जिंदगी की चुनौतियों के लिए। उसका काम सिर्फ डिग्री बांटना, उसका काम सिर्फ एक हुनर दे देना, ये नहीं होता है ना। तो ये हमने आपको बिल्कुल अपने सरोकार जो विश्वविद्यालय के हैं वो बिल्कुल ठेठ भाषा में बताए हैं, कम इसलिए कि आपसे बातचीत हो तो विश्वविद्यालय फन और रियाज का कुछ उससे बात निकले। तो अब धन्यवाद क्या है, आप भी शाही जी के कहने पे आए हैं, मैं भी उन्हीं के कहने पे आया हूँ तो हम लोगों में उनके प्रति एक धन्यवाद भाव है। तो सर आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया, और इनको भी धन्यवाद आपको देना चाहिए कि इनको ज़बरदस्ती आपने हमसे जो है कुछ बातचीत करने का मौका दिया। अब सरफराज साहब आपकी भूमिका तो कसाई की है, अब हमें जैसा भी चाहे कर दें। परिवेक्षक विवेक्षक कोई बेकार का शब्द है ये है मामला।